good evening to all of you. To crack UPSC, UPPSC and other state PCS exams, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering history of the modern India. Today's topic is Gandhi ji and his early movements part 2. देखिए बच्चों, आज जो है हम पार्ट 2 कवर करेंगे. पार्ट 2 मीन्स रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग अर्ली मूवमेंट्स हैं गांधी जी के द्वारा जो शुरू की गई थी उन्हें हम पढ़ेंगे. पार्ट 2 को कवर करने से पहले कल के लेक्चर में जिन बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार उन्हें हम देख लेते हैं. देखिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. गांधी जी का पूरा नाम बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी था. ये आप सभी बच्चों को पता होगा. इन्होंने अहिंसा और सत्य को जो है अपना रास्ता बनाया था. मीन्स आप कह सकते हैं जो देश को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी उसमें जो है गांधी जी ने नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ को जो है एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया था. गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में होता है. इनके फादर का नाम जो है करमचंद गांधी रहता है जो कि दीवान थे पोरबंदर के. यहाँ से जो है पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है. इनकी माता का नाम पुतलीबाई था. इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था. एंड इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, देवदास, मनीलाल एंड रामदास. ये चीजें आप लोगों को कल ही क्लियर हो गई थी. डू एंड डाई, नॉन वायलेंस इज अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड एंड इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड. ये सभी स्लोगन्स जो है गांधी जी के द्वारा दी गई हैं. देन महात्मा गांधी जी के एसेसिनेशन से जो है एक क्वेश्चन पूछता है, डेट पूछ लेता है कि कब इनकी हत्या की गई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा. तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथुराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी. देन साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों, चलिए हम देखते हैं. 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं. इनके जो क्लाइंट रहते हैं दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए. देन वहां पे इनको ये पता चलता है कि किस प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा ब्लैक्स और इंडियंस के साथ. तभी गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका में रहूंगा, रह करके जो हमारे इंडियंस वर्कर्स हैं उनको जो है उनके अधिकार की लड़ाई में जो है मदद करूंगा. मॉडरेट फेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था. ड्यूरेशन याद रखिएगा 1906 से लेकर के 1914 गांधी जी की लाइफ में जो है ये पैसिव रेजिस्टेंस का फेज था. 1894 से लेकर के 1906 का जो ड्यूरेशन था वो गांधी जी की लाइफ में मॉडरेट फेज का ड्यूरेशन था. बाकी चीजों को हम एट द एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करेंगे जो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था. चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो आज हमें पढ़ना है. देखिए बच्चों, खेदा आंदोलन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. आफ्टर दैट हम लोगों ने बच्चों अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी डिस्कस किया था. अब हम आते हैं खिलाफत आंदोलन पे. देखिए ये खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इन सब के बारे में एक अलग सेपरेट सेशन भी होगा. ये तो हम लोग फिलहाल क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि गांधी जी के बारे में उनकी बायोग्राफी हम लोगों ने देखी और उनके पेरेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा. देन कौन कौन से आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी ने, साउथ अफ्रीका में क्या कंट्रीब्यूशन रहा गांधी जी का. ये सब 1-2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स गांधी जी के समय में शुरू हुए थे जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका हम कोई रिवीजन कर रहे हैं, उसके बारे में एक सेपरेट सेशन में हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि उन सभी मूवमेंट से, सभी आंदोलनों से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. यूपीएससी, यूपीपीसीएस और कोई भी आप एग्जाम कह ले, गवर्नमेंट एग्जाम है, सब में जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. खिलाफत आंदोलन की हम बात कर रहे हैं तो खिलाफत आंदोलन से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है, ईयर पूछ लेता है बच्चों आप लोगों से. 1919 जो है खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे इस समय जो है शुरू हुआ था. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हम बात करेंगे. जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, ये कॉमा यहाँ पे नहीं होगा, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो गांधी जी ने जो है, एक्चुअली गांधी जी चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम जो है मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका भी हमें सपोर्ट चाहिए था. इसलिए गांधी जी ने जो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कर रही थी उसी में जो है गांधी जी मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं. तो वही लिखा हुआ है कि गांधी सॉट कॉपरेशन फ्रॉम द मुस्लिम्स इन हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश by supporting the Ottoman Empire which had been defeated in the World War. तो आप देख सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है ओटोमन एम्पायर जो है
हार जाता है। तो वहीं पे जो है गांधी जी तुरंत मुस्लिमों के गांधी जी को ये लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मुस्लिम्स का जो है सपोर्ट हमें मिल सकता है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। इससे तुरंत उन्होंने जो है मुस्लिमों का सपोर्ट गेन करने के लिए आप कह सकते हैं गांधी जी ने जो है मुस्लिमों का भी फेवर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने में क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ओटोमन एम्पायर को जो है ब्रिटिश एंड एलाइज नेशन के द्वारा जो है हरा दिया गया था। द ब्रिटिश पास द रॉलेट एक्ट टू ब्लॉक द मूवमेंट बाय इंडियन नेशनलिस्ट। आप देख सकते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में जो हम लोग जलियांवाला बाग मैसाकर एंड रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसके बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो खिलाफत आंदोलन 1919 चल रहा था, उसके बाद आपको देखने को मिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रॉलेट एक्ट जो है पास कर दिया गया, ताकि जो मूवमेंट इंडियन नेशनलिस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा शुरू किया जा रहा है उन आंदोलनों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से दबाया जा सके, सप्रेस किया जा सके। महात्मा गांधी जी कॉल फॉर नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द एक्ट। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, सो दैट इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा जो मूवमेंट चालू किया गया है, जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा सके, महात्मा गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में तुरंत एक सत्याग्रह जो है शुरू कर दिया। पूरे नेशन में जो है, पूरे भारतवर्ष में जो है सभी लोगों से निवेदन किया इस सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए। महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द एक्ट। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। इट वॉज अ रॉलेट सत्याग्रह। अब देखिए बच्चों, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को पास किया था, उसी के खिलाफ जो है गांधी जी ने तुरंत नेशन वाइड जो है एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे हम रॉलेट सत्याग्रह कह रहे हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल लीडर, इट वॉज अ रॉलेट सत्याग्रह दैट गिव गांधी जी द रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल लीडर। आप लोगों को पता है कि 1915 में साउथ अफ्रीका से जो है गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे जो है, आग्रह पे गांधी जी इंडिया में आते हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेना शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चंपारण आंदोलन देखा था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखा था, खेड़ा आंदोलन देखा था। जब हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो देखिए वहां पे जो है गांधी जी चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी वहां पे मास मूवमेंट को जो है मास सपोर्ट गेन करने में जो है सक्सेस हो गए थे। बट एज अ नेशनल लीडर के रूप में जो है वो सामने नहीं आए थे, उनको एक नेशनल लीडर का रिकॉग्निशन नहीं मिला था। बट जब हम रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी सत्याग्रह जो शुरू करते हैं, नेशन वाइड जो है सत्याग्रह शुरू किया जाता है, इस रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से जो है गांधी जी को जो है एक नेशनल लीडर के रूप में गांधी जी एक नेशनल लीडर के रूप में सामने आते हैं। रॉलेट सत्याग्रह आखिर क्या था? ये जो रॉलेट एक्ट था, जो कि एक अनजस्ट लॉ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, उसी के खिलाफ जो है एक सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी एंड नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा। वो कौन सा सत्याग्रह था? रॉलेट सत्याग्रह था। जलियांवाला बाग मैसाकर से सीधा क्वेश्चन पूछता है, ये जो डेट आपको देखने को मिला 13 अप्रैल 1919, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस ऑन विच डेट? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग मैसाकर होता है। गांधी जी सीइंग द वॉयलेंस स्प्रेड कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह ऑन द 18 अप्रैल। अब देखिए गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह पास करते हैं, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसाकर हो जाता है। जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में हमें डीप स्टडी करना है बच्चों। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को होता है। जैसे ही गांधी जी देखते हैं कि एक प्रकार का जो है वॉयलेंस पूरे देश में जो है आ गया, पूरे देश में फैल गया है, तुरंत गांधी जी क्या करते हैं? रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं 18 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किया जाता है। और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने जो है रॉलेट सत्याग्रह या फिर जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में डीप स्टडी नहीं करा है। देखिए इसके बारे में हमें एक अलग लेक्चर लेना है, बिकॉज काफी सारे डायमेंशंस इस रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो है हमें पढ़ना है, बहुत सारे डायमेंशंस को हमें कवर करना है। यहाँ पे सिर्फ हम उन टॉपिक्स को एक्चुअली डिस्कस कर कोई रिविजन के फॉर्म में कर रहे हैं जो गांधी जी के समय में आंदोलन शुरू हुए थे, तो सभी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना बच्चों पॉसिबल नहीं है। चलिए
हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए, मैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जहां क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों को मैं बताते चल रही हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, ध्यान रखिएगा 1920 को जो है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन जिसे आप कहते हैं हिंदी में असहयोग आंदोलन या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू होता है। महात्मा गांधी एडवाइज द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस टू बिगिन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। अब आप देख सकते हैं खिलाफत मूवमेंट का मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि किस प्रकार से गांधी जी मुस्लिमों का, जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनका सपोर्ट गेन करने के लिए जो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ मुस्लिम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े थे, वहां पे जो है इंडियन मुस्लिम्स को गांधी जी अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये खिलाफत आंदोलन था जिसमें मुस्लिम्स को सपोर्ट गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। वहीं इसी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। तो आपसे एक वजह भी पूछ सकता है कि आखिर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था, किस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया था। एट द नागपुर कांग्रेस सेशन इन 1920 द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। तो आप देख सकते हैं कि जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, नागपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है 1920 में, उसी में जो है इस नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को बच्चों जो इसका क्या क्या इसमें जो है एजेंडास थे इस नॉन असहयोग आंदोलन में, उन सभी प्रोग्राम्स को जो है एक्सेप्ट किया जाता है नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन 1920 में। तो ध्यान रखिएगा नागपुर कांग्रेस सेशन इन 1920 नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में, 1922 की जब हम बात करते हैं तो चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। उस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, चौरी चौरा हत्याकांड में एक्चुअली ये होता है कि चौरी चौरा में जो है एक उग्र भीड़ ने जो है 22 पुलिस वालों को जो है थाने में ही उनको जला दिया था। तो देखिए जो उग्र भीड़ थी उसने ऐसे ही स्टेप नहीं उठाया था, एक्चुअली ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जो है उस भीड़ पे जो है फायरिंग की गई थी, इसी वजह से जो है उन लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा। गांधी जी ने जो है बिना सोचे समझे एक्चुअली इस चौरी चौरा हत्याकांड के बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन था वो पीसफुल था, नॉन वॉयलेंस था। यहाँ पे वॉयलेंस की वजह से जो है इस अपनी पीक पर पहुंची हुई आंदोलन को गांधी जी ने जो है इस असहयोग आंदोलन जो अपने पीक पे पहुंच गया था, गांधी जी ने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो इस चीज के लिए जो है ये गांधी जी के द्वारा जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था 1922 में, असहयोग आंदोलन अपने पीक पॉइंट पे थी। इसकी वजह से जो हमारे अदर नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने गांधी जी का विरोध करना शुरू कर दिया। द इंसिडेंट्स आप देख लेते हैं एक बार क्या बातें यहाँ पे लिखी गई। द इंसिडेंट्स ऑफ द चौरी चौरा टुक प्लेस इन 1922। तो ध्यान रखिएगा 1922 में जो है चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ही महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था उस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में विड्रॉ कर लिया। अब इस चौरी चौरा हत्या जो इंसिडेंस हुआ था, जो घटना घटी थी, इससे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चौरी चौरा आखिर किस जिले में है या फिर किस स्टेट में। तो ध्यान रखिएगा चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है बच्चों। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है, जहां पे जो है एक उग्र भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जो है थाने में जो है जला दिया था। After the end of the non-cooperation movement, Gandhi focused on his social reform work and was not very active in the political sphere। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया, खत्म, विड्रॉ किया उसको, उसके बाद गांधी जी का जो फोकस आ गया वो सोशल रिफॉर्म वर्क पे आ गया। एंड पॉलिटिकल लेवल, जब आप पॉलिटिकली देखेंगे तो पॉलिटिकली जो है गांधी जी उतना एक्टिव नहीं थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। अब जो है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब बच्चों हम सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में देखेंगे, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखिएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट
एंड सॉल्ट मार्च जो कि स्टार्ट हुआ था बच्चों 1930 में, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। आखिर में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर जो है सॉल्ट मार्च गांधी जी के द्वारा क्यों शुरू किया गया था? असल में देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने की और सॉल्ट को बेचने की जो मोनोपोली है अपने हाथों में ले रखी थी। गांधी जी का मानना था नमक सबका अधिकार है, क्योंकि ये हर घर में और हर व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का कानून नहीं बनाना चाहिए, कानून या फिर आप कह सकते हैं किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, और नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई ये चीज है। तो गांधी जी announced that he will lead a march to break the salt law, as the law gave the state the monopoly on the manufacturing and sale of the salt। देखिए गांधी जी जो है एक्चुअली इसी का विरोध कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में, ब्रिटिशर्स के हाथ में जो है मोनोपोली थी नमक बनाने की और नमक को बेचने की। इसी नमक कानून का जो है विरोध करने के लिए गांधी जी ने जो है सॉल्ट मार्च शुरू किया। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च शुरू कर रहे थे तो उनके साथ जो 78 फॉलोवर्स भी साथ में थे। Gandhi, along with his 78 followers, started his march from his ashram in Sabarmati to the coastal town of Dandi in Gujarat। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन सीधा यहाँ से ये पूछता है, पीटी की मैं बात कर रही हूँ, मेंस की अगर आप बात करेंगे तो आपके सामने पूरा लिखने को आ जाएगा कि हाँ आखिर में सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में क्या हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने, दो क्वेश्चन नहीं तीन क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने। तो एक तो ये पॉइंट मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, सेल ऑफ सॉल्ट। दूसरा पॉइंट सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया, नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया था, उस समय जो है गांधी जी के साथ कितने अनुयायी या फिर जो है कितने फॉलोवर्स साबरमती से दांडी के लिए निकले थे। तो ध्यान रखिएगा 78 फॉलोवर्स बच्चों उस समय गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, ये जो सॉल्ट मार्च शुरू हुआ वो कहां से शुरू किया गया था, दांडी से, साबरमती से, सी कोई और ऑप्शन देगा, डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा ये जो सॉल्ट मार्च की हम बात करें साबरमती आश्रम से, साबरमती से शुरू हुआ था, और कहां तक के लिए शुरू हुआ था बच्चों, दांडी तक के लिए जो है ये मार्च जो है शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो 78 फॉलोवर्स जो है गांधी जी के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़े थे, फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी इन गुजरात। तो ध्यान रखिएगा साबरमती आश्रम से जो है दांडी गुजरात में जो कि पड़ता है, दांडी तक जो है 78 फॉलोवर्स के साथ गांधी जी सॉल्ट मार्च को शुरू करने के लिए निकलते हैं, जहां पे जो है गांधी जी दांडी पहुंच करके मुट्ठ नमक को उठा करके नमक कानून तोड़ते हैं। दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑफ गवर्नमेंट बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, which also marked the beginning of the civil disobedience movement। देखिए गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है नमक बना। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक केतली में जो है पानी लेकर के वो बॉईल करना शुरू करते हैं और उससे जो है गांधी जी सॉल्ट बनाते हैं, और इसी नमक को बना करके, नमक उठा करके गांधी जी जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। और आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था, सॉल्ट लॉ जो बनाया गया था, उसको तोड़ते हैं। तो देखिए, और गांधी जी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्चुअली पीसेस का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कहा कि गांधी महोदय जो है तब तक जो है इस समुद्र के पानी को बॉयल कर, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, एक्चुअली वो हिंदी में स्टेटमेंट है तो मुझे कंप्लीटली याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में उस बात को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, ये 78 फॉलोवर्स वाला यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हैं। एंड साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ द दांडी इन गुजरात, ये जो है यहाँ से साबरमती से चले थे और दांडी तक जो है गांधी जी पहुंचे थे। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों गांधी जी वाला कंप्लीट करेंगे तो वहां पे जो जो अभी मैं बात बताना चाह रही थी आप लोग को, एक्चुअली वो पूरा एक स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा दिया गया था एंड एक जर्नलिस्ट के द्वारा पूछा गया था। तो पूरा आधी अधूरी चीज मैं आपको नहीं बताना चाहूंगी, पूरा स्टेटमेंट जो है जैसे ही सेशन हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों को बता दूंगी मैं।
चलिए अब गांधी इरविन पैक्ट की हम बात करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट 1931, महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द ट्रूस ऑफर्ड बाय द इरविन। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि ये गांधी इरविन पैक्ट जो है कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। और यहाँ पे जो है ये जो गांधी इरविन पैक्ट एक्चुअली साइन होता है, यहाँ गांधी जी जो है इरविन, देखिए इसमें जो है कुछ बातें गांधी जी के द्वारा रखी जाती हैं और कुछ बातें बच्चों इरविन के द्वारा रखी जाती हैं। कुछ बातें गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं और कुछ बातें जो है इरविन गांधी जी की एक्सेप्ट करता है। बट हाँ ध्यान रखिएगा सभी बातों को इरविन के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया गया था। जब हम गांधी इरविन पैक्ट कंप्लीट करेंगे सभी पॉइंट्स वहां पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आखिर बातें वहां पे रखी गई थी। तो देखिए इस गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था, यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हैं इरविन के द्वारा कही गई एक बात को मानने में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होगा उसमें जो है गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल होंगे। जो फर्स्ट देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी हमें पढ़ना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सभी बातों को जो है गांधी जी वाले लेक्चर में ही कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम गांधी जी जब से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एंट्री करते हैं वहां से लेकर के जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता है उन सभी पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सभी चीजों को, सभी टॉपिक्स को डीपली जो है एक ही सेशन में स्टडी कर पाए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गांधी इरविन पैक्ट 1931 ये भी गांधी जी के अर्ली मूवमेंट्स का एक पार्ट था, जिसमें जो है गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन में जाएंगे, लंदन में जाकर के पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। बट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द लंदन he relaunched a civil disobedience movement, but by 1934 it had lost its momentum. लंदन से वापस आने के बाद बट जैसे ही लंदन वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचते हैं तो वहां पे जो है गांधी जी को एहसास होता है कि नहीं, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो वापस आते हैं, जब लंदन से इंडिया वापस आते हैं उन्होंने दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। बट 1934 आते आते ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका मोमेंटम जो है आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इंसिडेंसेस आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखिए कम्युनल अवार्ड से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ 1932। एक ये कि कम्युनल अवार्ड कब होता है बच्चों, 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड होता है। दूसरा कम्युनल अवार्ड 1932 में जो होता है ये इट वॉज क्रिएटेड बाय हुम, बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ध्यान रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम जो है इस कम्युनल अवार्ड 1932 से जुड़ा हुआ है। ये कम्युनल अवार्ड बच्चों कब साइन होता है, तो ये 16 अगस्त 1932। तो ध्यान रखिएगा ये तीन चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट, जब ये कम्युनल अवार्ड साइन होता है 1932 में, या फिर ये अवार्ड किसके द्वारा लेकर के आया जाता है, कम्युनल अवार्ड 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लेकर के आया जाता है। डेट क्या रहता है, 16 अगस्त 1932 डेट रहता है बच्चों। और ईयर देखिए ये 16 अगस्त सीधा सीधा जो है 16, 17, 18, 19 4 डेट आपको दे देगा आसपास का, कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 16 अगस्त 1932 was the date on which कम्युनल अवार्ड was issued by the ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये नाम रैमजे मैकडोनाल्ड, कम्युनल अवार्ड 1932 में ये आया था। और 16 अगस्त आप लोग याद रखिएगा इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉलोइंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 टू यहाँ पे जो 1930 से लेकर 1932 है, एंड एक्सपेंडेड द सेपरेट इलेक्टेड टू डिप्रेस क्लासेस एंड अदर माइनॉरिटीज। जहां हम बच्चों मॉर्लेम मिंटो रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो मॉर्लेम मिंटो रिफॉर्म 1909 में जो आया था, ध्यान रखिएगा 1909 में मॉर्लेम मिंटो रिफॉर्म आया था। एक्चुअली जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी को अभी हमें डिस्कस करना है। मैंने जो पहले के लेक्चर में आप लोग को बताया था कि मॉर्लेम मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है, जिसमें मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया जाता है। वहीं जब हम कम्युनल अवार्ड 1932 की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों सेपरेट इलेक्टेड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों तक ही सीमित नहीं रह गया, यहाँ पे डिप्रेस क्लास एंड अदर माइनॉरिटीज के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो है
एक ही कम्युनिटी के लोगों को जो आप कह सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो है हिंदुओं को जो है विभाजित करने की बात की जा रही थी। जितने भी कम्युनिटीज थे सबको जो सेपरेट इलेक्ट्रेट का दर्जा देने की यहाँ पे बात की जा रही, सिर्फ मुस्लिमों तक ही सीमित नहीं रह गई थी। और ये जो कम्युनल अवार्ड 1932 है बच्चों, इसे हम मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा हुआ है कि मैकडोनल्ड अवार्ड हम किसे कहते हैं, तो बच्चों मैकडोनल्ड अवार्ड हम कम्युनल अवार्ड को ही, कम्युनल अवार्ड 1932 को ही कहते हैं। मेन पर्पस क्या था इस मैकडोनल्ड अवार्ड या फिर जो है कम्युनल अवार्ड का, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया कि भारत में जितनी भी कम्युनिटीज थी सबको जो है सेपरेट इलेक्टेड देना। अब आप देख सकते हैं कि भारतीयों को जो है किस प्रकार से विभाजित करने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें ये दिखाया जा रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके फेवर में है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है दर्जा दे रही है कि मीन्स मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम्स को वोट कर सकेंगे, सिर्फ सिखों का वोट कर सकेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जहां सिर्फ 1909 की हम बात कर रहे थे, मौलिक मीटो रिफॉर्म की, सिर्फ मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। वहीं जब हम कम्युनल अवार्ड 1932 की बात करें तो वहां पर मुस्लिम, सिख्स एंड यूरोपियन जितने भी कम्युनिटीज थी सबको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है दर्जा दे दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आप लोग को पता चलेगा कि 1932 में आता है, 16 अगस्त 1932 को इशू होता है ये कम्युनल अवार्ड आता है, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा लेकर के आया जाता है। मैकडोनल्ड अवार्ड भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स को, सिख्स को, यूरोपियंस को, मीन्स आप कह सकते हैं अदर माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस क्लासेस सबको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, पूना पैक्ट की हम बात करें। पूना पैक्ट 1932 आप देख सकते हैं। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि पूना पैक्ट बच्चों असल में किसके किसके बीच में साइन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर जी एंड गांधी जी के बीच में साइन होता है। BR अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में जो है ये पूना पैक्ट साइन होता है कंसर्निंग द कम्युनल अवार्ड प्रोवाइडेड फॉर डिप्रेस क्लास। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने कम्युनल अवार्ड की बात की थी, जस्ट वेटिंग, कम्युनल अवार्ड की जब हम लोगों ने बात की थी तो यहाँ पे डिप्रेस क्लास एंड अदर माइनॉरिटीज को भी सेपरेट इलेक्टेड का दर्जा दे दिया गया था। और देखिए डिप्रेस क्लास की जो बात कर रहा है ये कम्युनल अवार्ड, एक्चुअली वो डिप्रेस क्लास हिंदू सोसाइटी का ही, हिंदू रिलीजन का ही पार्ट है। तो गांधी जी ने तुरंत कहा कि कैसे जो है ये रैमजे मैकडोनल्ड जो है हिंदुओं को जो है अलग अलग पार्ट में जो है विभाजित कर सकते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। तो देखिए BR अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो है एक पैक्ट साइन होता है 1932 में। कम्युनल अवार्ड भी बच्चों 1932 में साइन हुआ था। और ये हम पूना पैक्ट की बात करें, पूना पैक्ट भी बच्चों 1932 में ही साइन किया गया था। ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा आप लोग, बिकॉज क्योंकि 1932 में ही ये चीजें साइन की गई हैं तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है कि कौन सा जो है कब साइन किया गया था। अब ये आखिर में पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्यों साइन होता है, क्योंकि जो है कम्युनल अवार्ड के माध्यम से डिप्रेस क्लास को जो एक्चुअली हिंदू सोसाइटी से अलग करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उन्हें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया था। इन द एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ऑफ द इंडियन सोसाइटी बोथ केम टू ऑन द सेम अंडरस्टैंडिंग। सो आप देख सकते हैं कि BR अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों जो है इस पैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस पैक्ट में एक्चुअली काफी सारी चीजें मेंशन की गई हैं, सीट्स को बढ़ाने की बात की गई है, उसके बारे में हम बच्चों बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं इन बातों को कि आपको पता रहे कि गांधी जी के समय में, गांधी जी जब से भारत में एंट्री किए थे और 1947 तक जो जो चीजें गांधी जी के समय में घटित हुई हैं या फिर गांधी जी जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे वो कब हुआ था, और उन पैक्ट का जो है या फिर उस अवार्ड का क्या नाम था। Mahatma Gandhi ji resigned Indian National Congress 1934 as he was not agreed with the INC positions on various matters, but he returned to active politics in the Lucknow session of Congress 1936 which was presided by the Jawaharlal Nehru। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बेसिकली पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, यही सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं।
क्विट इंडिया मूवमेंट की हम बात करते हैं 1942, ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछता है क्विट इंडिया मूवमेंट। यहीं पे गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया था 1939 में। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है एंड द लास्ट इन द क्रूशियल फेज, और देखिए 1942 की हम बात कर, 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। ये हमारा जो आखिरी एक्चुअली पीरियड चल रहा था, हमारा जो देश, हमारे देश को जो देश को आजाद कराने की जो लड़ाई चल रही थी, उसका जो फेज था, उसका लास्ट जो है लास्ट फेज चल रहा था। Came together with the failure of the Cripps mission in 1942, which gave the immediate action reason for the launch of the Quit India movement। देखिए बहुत सारे मिशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लंदन से भेजे जा रहे थे, सो दैट जो इंडिया में चीजें चल रही हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके एज सून एज पॉसिबल। उसी में जो है क्रिप्स मिशन भी आया था भारत में 1942 में। अब क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर याद रखिएगा आप लोग 1942, एंड क्रिप्स मिशन का भी ईयर याद रखिएगा आप लोग बच्चों 1942। इन सब कारणों की वजह से जो है क्रिप्स मिशन जो भारत भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1942 में, उन बातों से जो है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स थे, वो उन बातों से एग्री नहीं होते हैं। और ये सब वजह बनती है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। और यहाँ पे गांधी जी ने जो है डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑन द 8th of August 1942, गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है। गांधी जी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी डिमांडेड ब्रिटिश लीव इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट। आप देख सकते हैं डू और डाई, करो या मरो, देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने जो है ये नारा दिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने तुरंत एक मुद्दा रखा कि आप तुरंत इमीडिएटली जो है भारत को छोड़ करके जाइए, हम अपने देख लेंगे कि हमें कैसे अपने देश को संभालना है। गांधी जी ने जो है नॉन वॉयलेंस का ही, देखिए गांधी जी अभी भी नॉन वॉयलेंस का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मास मूवमेंट शुरू किया गांधी जी ने, ही कॉल्ड फॉर अ मास मूवमेंट दैट वाज फॉलोड बाय द नॉन वॉयलेंस। तो आप देख सकते हैं कि अहिंसा का साथ अभी भी गांधी जी ने नहीं छोड़ा है। अहिंसा का इस्तेमाल करके ही, अहिंसा के रास्ते पे ही चल करके एक मास मूवमेंट को गांधी जी जो शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द मेजर लीडर ऑफ द कांग्रेस इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वो अरेस्टेड। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है गांधी जी के द्वारा, और जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, तुरंत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गांधी जी का डिमांड था बच्चों की भारत ब्रिटिशर्स को जो है तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। और इन सब चीजों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी एक आप कह सकते बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और जो भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स रहते हैं, महात्मा गांधी जी को भी सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और हमारे जो देखिए बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और बहुत सारे लोगों पे जो है इस आंदोलन को जो एक्चुअली सप्रेस करने की कोशिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। देन अब हम देखते हैं बच्चों, देखिए हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 तक कर लिया। एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज देख लेते हैं अब हम लोग। यहाँ से जो है मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी की अगर हम बात नहीं करें तो मेंस के लिए तो यही सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी आप सभी लोग को पता है, सत्य और अहिंसा की बात कर रहे थे गांधी जी। महात्मा गांधी डेवलप्ड अ सेट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज इनिशियली ड्यूरिंग हिज पीरियड इन द साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1893 टू 1914। अब देखिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी 1893 से 1914 तक थे। 1915 में जो है गांधी जी भारत वापस आते हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। ही डेवलप्ड दीज आइडियोलॉजीज, जो आइडियोलॉजीज गांधी जी की थी। अब बेसिकली जो है हम बात कर रहे थे यहाँ पे नॉन वॉयलेंस की हम बात कर रहे थे, ट्रुथ की हम बात कर रहे थे, जो सत्याग्रह की गांधी जी बात कर रहे थे। आखिर में गांधी जी ये जो आइडियोलॉजीज लेके चल रहे थे, इंस्पायर किससे थे? भगवत गीता से, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बाइबल एंड द गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से सीधा क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछता है, हु वॉज अ पॉलिटिकल गुरु और हु वॉज अ पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी जी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी जी।
और ध्यान रखिएगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के आग्रह पे ही गांधी जी भारत वापस आते हैं 1915 में, ताकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी पार्टिसिपेट कर सके, आप कह सकते हैं इन्वॉल्व हो सके। 1893 से 1914 की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स एंड इंडियंस के साथ चल रहा था, वहां पे जो गांधी जी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। These ideologies have been further developed by followers of the Mahatma Gandhi, most notably in India by। अब देखिए गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी वो हम लोगों ने देखा कि भगवत गीता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब से जो है गांधी जी इंस्पायर थे। ये जो आइडियोलॉजीज हैं सिर्फ गांधी जी तक ही लिमिटेड नहीं रही, इनके जो फॉलोअर्स थे गांधी जी के, गांधी जी की ने जो हथियार जो रास्ता अपनाया था सत्य का और अहिंसा का, इसी ही हथियार बना करके गांधी जी हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे। तो इनकी जो आइडियोलॉजीज थी, जो इनके फॉलोअर्स थे बहुत सारे, विनोबा भावा जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन सब के द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया। वहीं सिर्फ भारत के अंदर ही इनके फॉलोअर्स नहीं थे, आउटसाइड द इंडिया की जब हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर में जो पार्ट 1 था गांधी जी वाला, वहां भी हम लोगों ने मार्टिन लूथर एंड नेल्सन मंडेला के बारे में बात किया था। इन सभी के ये सभी लोग भी गांधी जी के आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। अब विजन ऑफ गांधी जी की, विजन फॉर इंडिया, आखिर में गांधी जी का विजन क्या था? देखिए गांधी जी चाहते थे went beyond the political independence from the colonial rule। देखिए सबसे पहले पॉइंट तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स से जो है गांधी जी हमारे देश को आजाद कराना चाह रहे थे, और इससे भी बड़ी बात ये थी कि सिर्फ देश को ही आजाद नहीं कराना चाह रहे थे, उनका मेन एम ये भी था, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे, सोशल इमेंसिपेशन की बात कर रहे थे कि जो गरीब हैं, जो निचले, जो आप कह सकते हैं नीडी हैं, जो पुअर है, उन सब का जो है सोशल अपलिफ्टमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। एंड शेयर्ड अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। सो देखिए गांधी जी सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आप कह सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे थे कि हर फील्ड में जो है, जो पुअर पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, जो आप कह सकते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उन सब का अपलिफ्टमेंट हो। उसके साथ साथ गांधी जी ये भी चाह रहे थे जो भारत में अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रह रहे, उन सब में एकता हो, सभी में जो है यूनिटी हो। तो गांधी जी का ये विजन था हमारे देश के लिए, सिर्फ देश को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर कॉलोनियल रूल से आजाद कराना ही इनका एम नहीं था। तो उम्मीद करते चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बच्चों, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए। नॉन वॉयलेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ आइडियोलॉजीज जो है गांधी जी की थी। नॉन वॉयलेंस जो हम लोगों ने बात किया था, अहिंसा की हम बात कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि कोई जो स्ट्रांग व्यक्ति है वही जो है इस नॉन वॉयलेंस को जो है एक हथियार के रूप में अपना सकता है, या फिर नॉन वॉयलेंस या ट्रुथ को, नॉन वॉयलेंस एंड ट्रुथ की जो हम बात करते हैं, एक स्ट्रांग व्यक्ति ही जो है इस रास्ते को, इस नॉन वॉयलेंस और ट्रुथ को जो है अपना सकता है। एक कमजोर व्यक्ति इस चीज को फॉलो नहीं कर सकता है। गांधी जी was a strong advocate of non-violence and believed that it was the most powerful weapon in the struggle for justice and freedom। आपको लास्ट तक दिखा, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की जब हम बात कर रहे थे, जहां गांधी जी ने डू और डाई का नारा तो दिया था, उसके साथ गांधी जी ने कहा था नॉन वॉयलेंस का इस्तेमाल करके मास मूवमेंट शुरू करने की बात की थी। तो आप देख सकते हैं कि अहिंसा का साथ गांधी जी ने कहीं भी नहीं छोड़ा। He also believed that non-violence should be the way of life। अब आप देख सकते हैं कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गांधी जी की कुछ आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ सपोज कीजिए अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो, तो ये जो है इस, क्योंकि फैक्ट तो ये है नहीं, इसको जो है आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल वे में स्टडी कर रहे हैं इन बातों को, तो इस थ्योरेटिकल चीज को भी जो है ऑप्शन फॉर्म में बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख सकते हैं आपकी गांधी जी ने सीधा सीधा बोला था कि जो हम अहिंसा की जो बात कर रहे थे, वो जो है एक, आप कह सकते हैं जिंदगी जीने के लिए जो है एक तरीका हो सकता है अहिंसा। इट वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एंड सोसाइटी में आपको जो है पीस और हार्मनी जो है इस नॉन वॉयलेंस के रास्ते से जो है आप अपना सकते हैं। आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं लव, कंपैशन एंड नॉन वॉयलेंस एंड ट्रूथ, इन सब की बात जो है गांधी जी करते थे। ये एक्चुअली यही गांधी जी की आइडियोलॉजीज थी।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आप सभी लोग को पता है कि गांधी जी जो है, जो ये छुआछूत की भावना इंडिया में एक्चुअली उस समय प्रिवेल कर रही थी, जो रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रंग के आधार पे जो भेदभाव चल रहा था हमारे देश में, इस सब चीजों के खिलाफ थे गांधी जी। जो आप कह सकते हैं लोअर कास्ट के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन उस समय अपर कास्ट के द्वारा किया जा रहा था, गांधी जी ने जो इसका खुलकर विरोध किया और हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी ने जो है काम करना शुरू किया। अब हम देख लेते हैं गांधी जी की क्या उनकी थिंकिंग थी, क्या आइडियोलॉजीज थी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड सॉ द डिफरेंट कल्चरल पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गई कि जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत का तुरंत जो है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। जब भारत आते हैं गांधी जी तो पहले जो है वो भारत का भ्रमण करते हैं एंड तब देखते हैं कि आखिर में जो है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो है क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो है कल्चरल और रिलीजियस हार्मनी बनी हुई है। ये सारी चीजें जो है गांधी जी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ही ब्रॉट पीपल टुगेदर बाय हाईलाइटिंग द कॉमन थिंग्स दैट यूनाइटेड देम लाइक देयर फेथ। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड। अब देखिए गांधी जी समानता की बात कर रहे थे, किसी धर्म या फिर किसी कास्ट के आधार पर किसी के साथ जो है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। एंड अनटचेबिलिटी की जब हम बात करें, ही वाज एक्चुअली स्ट्रांगली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन विच वाज प्रैक्टिस अगेंस्ट लोअर कास्ट पीपल। देखिए अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे गांधी जी। तुरंत आप कह सकते हैं जब हम हरिजन उत्थान के लिए गांधी जी ने क्या क्या, इन सब बातों को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, आप कह सकते हैं कि लोगों को जो है यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने जो है सबको जो है समान भाव से ट्रीट करने की बात की, इक्वल सबको जो है इक्वली ट्रीट करने की बात की रिगार्ड। और इन्होंने कहा कि किसी को भी जो डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट और कलर। देन सेकुलर आउटलुक की हम बात कर रहे हैं। गांधी जी देखिए आप सभी लोग को पता है कि गांधी जी वॉज हिंदू, ही बिलीव्ड इन सेकुलर इंडिया। इनका मानना था कि भारत में आप सभी लोग को पता है अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। गांधी जी का मानना था, गांधी जी का एक्चुअली विचार भी था और इनका बिलीव भी था कि भारत जो है एक सेकुलर नेशन होना चाहिए, सेकुलर इंडिया होना चाहिए, जहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। बट जब भारत का विभाजन होता है, धर्म के ही आधार पर असल में भारत का विभाजन हो जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया जाता है। गांधी जी उस समय जो है आप कह सकते हैं दुखी थे, विच वॉज क्योंकि जो पार्टीशन होता है भारत का, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजन। Today, it is important to remember Gandhi's values of peace, inclusiveness, harmony, as these values are still relevant. ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये जो बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप जब यूपीएससी की बात करेंगे या फिर यूपीपीसीएस के मेंस की बात करेंगे, मेंस की जब हम बात करते हैं बच्चों, गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से, उनका विजन क्या रहा भारत के प्रति, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही देश को आजाद कराना था या फिर जो है कुछ और भी बातें ध्यान में रखा हुआ था गांधी जी ने। तो मीन्स में जो है बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। पीटी में जितनी बातें आनी थी वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है और मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। अब कम्युनल हार्मनी की हम बात कर रहे हैं। गांधी जी जो है, अब देखिए गांधी जी का मानना था कि सभी रिलीजन के जो लोग हैं, आप लोग को पता है कि इंडिया जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यहाँ पे है, तो गांधी जी का मानना था जितने भी धर्म के लोग हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहें, सबके बीच में जो है प्रेम हो। तो ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय द हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड वर्क टू ब्रिंग द टू कम्युनिटीज टुगेदर। आप कह सकते हैं गांधी जी ने जो है पूरी, जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता है, लगातार गांधी जी जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ही काम करते रहे। जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं सबको यूनाइट करने की बात करते रहे, सब के बीच में जो है प्रेम बढ़ाने की बात करते रहे। बट एट द एंड उन्होंने देखा कि 1947 में इंडिया का जो पार्टीशन होता है, इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड कम्युनली, आप कह सकते हैं कम्युनल के आधार पे जो है देश को विभाजित कर दिया जाता है, हिंदू और मुस्लिम में जो है विभाजित कर दिया जाता है। सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये सभी वो आइडियोलॉजीज हैं जहां से मीन्स में क्वेश्चंस पूछता है। गांधी बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंकरेज इंडियंस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे हैं।
तो गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को जो है सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति है उसे लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज। देखिए लोकल रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल स्किल्स है उसको आप इंकरेज कर रहे हैं, आप कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को जब विकास कर रहे हैं उसको इंकरेज कर, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा देश जो है, जहाँ व्यक्ति की हम बात करें वहां हम जो है देश की जब हम बात करें तो हमारा देश जो है सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। He also believed that the people of India should take responsibility of their own development, not rely on the external support। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति जो है, भारत में जितने भी लोग हैं, सभी व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारी ले, अपने विकास की जिम्मेदारी ले, अपने उत्थान की जिम्मेदारी ले। इस जब हर व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा तो उसको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि हमें किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नली जो है हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बट देखिए ये चीजें हमें ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो हम यहाँ पे हम बात करें पूरे विश्व की, जब हम बात करेंगे तो हर देश जो है दूसरे देश पे किसी ना किसी चीज के लिए निर्भर है, कोई देश अकेले जो है नहीं चल सकता। तो ये चीज ठीक है, हम सेल्फ रिलायंस रहे, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी से हमें मांगने की जरूरत ना पड़े, बट हाँ हर नेशन जो है दूसरे नेशन पे किसी ना किसी चीज के लिए निर्भर है। तभी जो आप कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं वो चीजें पॉसिबल है। देन यहाँ पे हम कुछ बुक्स हैं गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई उन्हें देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ध्यान रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। देन इंस्पायरेशनल थॉट्स वॉज रिटन बाई गांधी जी। Bhagavad Gita according to Gandhi, then the peace, the words and inspiration of the Mahatma Gandhi। ये सभी बुक्स बच्चों गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। The Essential Gandhi on Non-Violence, The Power of Non-Violent Resistance, Selected Writings, then Mohandas Gandhi, Essential Writings, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, द वर्ड्स ऑफ गांधी, व्हाट इज हिंदुइज्म, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे। सो आप देख सकते हैं इतनी सारी बुक्स है। बेसिकली आप लोगों ने कुछ ही बुक्स का नाम सुना होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ सुना होगा, हिंद स्वराज सुना होगा। बाकी बुक्स को भी एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, सो दैट बिकॉज हर टाइम जो है आप वीडियो लेक्चर नहीं देख पाएंगे, ये चीजें हैं, तो एक स्क्रीनशॉट जो है इन सबका जरूर लेकर के रखिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में इन चीजों को आप रिकॉल कर सके। एक बार और आप लोगों को रिकॉल करा दिया जाए। एन ऑटोबायोग्राफी, देन इंस्पिरेशनल थॉट्स, भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, पीस, Essential Gandhi, then Gandhi on Non-Violence, The Power of Non-Violent Resistance and Selected Writings, then Mohandas Gandhi, Essential Writings, Hind Swaraj or Indian Home Rule, The Word of Gandhi, What is Hinduism, and Third Class in Indian Railways। ये सभी बुक्स बच्चों गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई। चलिए अब हम 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसकी ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो है पहले या दूसरे स्लाइड में डिस्कस किया था। करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ ए पोरबंदर, बी राजकोट, सी बीकानेर एंड डी ऑल ऑफ दीज। यूपीपीसीएस प्री 2001 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड वेरियस अदर टाइम जो है ये क्वेश्चन अलग अलग स्टेट्स में रिपीट हुआ है। तो करमचंद गांधी कहाँ के आखिर दीवान थे? करमचंद गांधी कौन थे? ही वॉज द फादर ऑफ द मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी जी। अब ये कहाँ के दीवान थे? आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स, प्लीज ट्राई टू गिव द पॉजिटिव आंसर। एंड जब भी आप लेक्चर सुनेंगे प्लीज आप जो है चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा आंसर देखने से पहले। करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ, ध्यान रखिएगा बच्चों, पोरबंदर हम लोगों ने देखा था। करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ पोरबंदर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ ऑल अबव स्टेट्स। अब ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग, एक्चुअली जो है हम लोगों ने पोरबंदर वाला डिस्कस किया था, या ऑल ऑफ दीज है राजकोट एंड बीकानेर। करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ पोरबंदर, राजकोट एंड बीकानेर। ये सभी के सभी जो है ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं करमचंद गांधी जी को जो है हम काबा गांधी भी कहते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ द गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों,
नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि वो कौन सी मैगजीन थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे तो पब्लिश की गई थी। ए नवजीवन, बी इंडिया गैजेट, सी अफ्रीकनर एंड डी इंडियन ओपिनियन। यूपीपीसीएस प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसका जो है आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा जो साउथ अफ्रीका में जब वो रह रहे थे उस समय उनके द्वारा कौन सी मैगजीन पब्लिश की गई थी? तो बच्चों इसका सही आंसर है डी इंडियन ओपिनियन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 1894 में गांधी जी ने नतल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। देखिए ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नतल इंडियन कांग्रेस जो है गांधी जी के द्वारा सेटअप किया गया था साउथ अफ्रीका में 1894 में। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे उस समय जो है उनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। और देखिए वहां पे गांधी जी ने जो एक सत्याग्रह शुरू किया था और एक टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया था जिसमें जो है जो गांधी जी के साथ सत्याग्रह में इन्वॉल्व थे उन सत्याग्रहियों के परिवार के लिए इस टॉल्स्टॉय फॉर्म में रहने के लिए जगह बनाई गई थी। He founded the Tolstoy Farm with his associates and started living there. He published a magazine, Indian Opinion, in South Africa and founded Phoenix Farm in December 1904 in Durban. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी इज राम राज्य। अब देखिए महात्मा गांधी जी का जो राम राज्य था उसका सिद्धांत, दो सिद्धांत कौन थे, किन दो सिद्धांतों के आधार पर महात्मा गांधी जी राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे? ए एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टेम्परेंस, बी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सी दिया है खादी एंड स्पिनिंग व्हील एंड डी दिया और राइट मीन्स एंड राइट एंड। यूपीपीसीएस प्री 1993 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। देखिए हम लोग जो है बहुत बार अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह की हम बात कर रहे थे तो उन्हीं में से कुछ सिद्धांत थे जो गांधी जी जिनके माध्यम से जो है गांधी जी जिसके आधारों पे राम राज्य को स्थापित करना चाह रहे थे। तो ध्यान रखिएगा सत्य और अहिंसा की हम बात कर रहे थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आपने देखा गांधी जी किस प्रकार से जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। जैसे ही 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है, चौरी चौरा कांड होता है, तुरंत गांधी जी जो है कहते हैं कि वहां पे वायलेंस की वजह से जो है मैं इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेता हूँ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो आंदोलन अपने पीक पे पहुंच गई है, नो बिकॉज ऑफ द वायलेंस गांधी जी ने तुरंत उस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स के द्वारा गांधी जी का विरोध किया गया। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है महात्मा गांधी जी के राम राज्य का दो सिद्धांत हैं। Truth and non-violence were the two principles of Mahatma Gandhi's Ram Raj. He used truth and non-violence as a base to develop new society of his dream. तो आप देख सकते हैं कि जो ये सपना देख रहे थे एक नए समाज का निर्माण करने की, उसमें जो है जो आधार बनाया था गांधी जी ने, आधार जो सोचा था सत्य और अहिंसा सोचा था। Some people believe that the truth policy of Mahatma Gandhi is inspired by Hindu religion and non-violence from the Buddha, Jain and Christian ideology. आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, बाइबल, इन सब चीजों से, भगवत गीता, इन सब चीजों से गांधी जी जो है इंस्पायर थे। तो लोगों का मानना था कि गांधी जी जो सत्य की बात करें वो हिंदू धर्म से जो है उन्होंने वो इंस्पायर हुए। वही जो अहिंसा की हम बात कर रहे हैं तो बुद्ध, जैन और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से ये इंस्पायर है। आज का सेशन बच्चों हमारा यही पे एंड होता है। सेशन एंड करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जब भी आप इस लेक्चर को सुनिएगा एक पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर आप नोट डाउन करिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन।